वो जो तेवर था बहन जी का, चढ़ गुंडन की छाती पर मोहर लगेगी हाथी पर, वो तेवर नदारत था। सामंत शाही के खिलाफ जिस तरीके से बहन जी बोलती थी वो गायब था। मनुवाद के खिलाफ जो बोलती थी वो गायब था। मंच पर बहन जी, बगल में भतीजा, भतीजे के बगल में भाई, भाई के बगल में सतीश चंद्र मिश्रा, सतीश चंद्र मिश्रा के बगल में उमाशंकर सिंह। तो क्या मान्यवर कांसीराम साहब ने इसी तरह की पार्टी की, इसी तरह की राजनीति की, इसी तरह की बहुजन समाज की कल्पना की थी? कि बहन जी की रैली की तारीफ कौन कर रहा है? राजभर से लेकर निषाद, बीजेपी के जो सहयोगी हैं, ये रैली से पहले ही माहौल बनाने लगे थे कि बहन जी से बड़ा कोई नेता नहीं। ट्विटर हैंडल पर जाइए, सोशल मीडिया पर जाइए, एक मुझे बाइट निकाल करके दे दीजिए, मैं अपनी बात वापस ले लूंगा कि बीजेपी के किसी प्रवक्ता या नेता ने रैली का विरोध किया। बहन जी के सब्सक्राइबर, बहन जी के चाहने वाले आपके वीडियो को कम देखेंगे, अनफॉलो करेंगे, आपको विरोधी मानने लगेंगे, लेकिन मैं धंधे की चिंता नहीं करता। इस मिशन को दरअसल जो अति नायकवाद है इसने बर्बाद कर दी। ये बहुजन राजनीति किसी की बपौती नहीं है, ये समाज के दम पर खड़ी होती है। डिबेट कर ले इस बारे में कि कैसे दोनों पार्टियां एक विचारधारा की नहीं है, एक विचारधारा की। ये बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की बात करते हैं, वो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय करते हैं। हरिओम वाल्मीकि का नाम मुंह से नहीं निकल पाया। आप कहते हो विचारधारा। एक सीजीआई, देश का सबसे बड़ा न्यायिक पद, उसके ऊपर जूता उछाल दिया गया, उसका नाम नहीं निकल पाया। आप कहते हो एक विचारधारा है। अगर वास्तव में बहन जी इतनी बड़ी ताकत है कि वो 2 लाख 3 लाख 4 लाख की भीड़ इकट्ठा कर लेती है चुटकी बजाते हुए, एक बार इशारा कर दें और सरकार को ललकार देती वहां से कि 4 मेडिकल कॉलेज में हमारे एससी का रिजर्वेशन जो खत्म किया है, अगर 2 दिन के अंदर तुम ये घोषणा नहीं करते हो विशेष कानून बना करके, तो हम सड़कों पर उतर जाएंगे। सरकार की हालत खराब हो जाती है। नमस्कार, देश और दुनिया के तमाम मुद्दों के साथ हाजिर हूं उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जनपद में, और हमारी मुलाकात नेशनल जनमत के संपादक नीरज पटेल जी से हुई है। ये सीनियर जर्नलिस्ट हैं, अब इनका अपना क्या राय है, मुझे लगा इनसे बातचीक करना चाहिए। और नीरज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया शुक्रिया। लेकिन मायावती जी का ये बयान कहना कि योगी जी के पक्ष में करना, ये आपको कहाँ तक ठीक लगता है? और एक वरिष्ठ जर्नलिस्ट होने के नाते आपकी अपनी क्या राय है? देखिए, पहले तो उस प्रोग्राम को इस नजरिए से देखिए, पॉजिटिव बात करते हैं पहले। उस प्रोग्राम को इस नजरिए से देखिए कि जो लोग वहां पर आए वो एक उम्मीद लेकर के आए थे। इसका मतलब समाज अभी भी, इतने सबको झेलने के बावजूद समाज अभी भी तैयार है। वो आशा भरी नजरों से देख रहा है कि हमारा नेता अभी भी हमारे लिए लड़ने के लिए तैयार बैठा है या नहीं। 13 साल सत्ता से दूर रहने के बाद, जैसा तमाम बसपाई लिख भी रहे हैं, और ये पॉजिटिव पॉइंट है कि 13 साल से सत्ता में दूर है बसपा, फिर भी इतने लोग आए। वो कैसे आए मैं उस पर नहीं जाना चाहता, मैं विपक्ष की तरह आरोप नहीं लगाऊंगा। आए, सवाल यह है कि आने के बाद उनको सुनने को क्या मिला। वो जो तेवर था बहन जी का, चढ़ गुंडन की छाती पर मोहर लगेगी हाथी पर, वो तेवर नदारत था। सामंत शाही के खिलाफ जिस तरीके से बहन जी बोलती थी वो गायब था। मनुवाद के खिलाफ जो बोलती थी वो गायब था। अब इसका विश्लेषण भी कर लेते हैं। लोग कह रहे हैं कि कुछ लोग क्लिप काट काट करके जो बहन जी का विरोध करते हैं वो क्लिप काट के दिखा रहे हैं कि बहन जी ने आभार व्यक्त किया। राजनीति करने के 2 तरीके होते हैं। आप क्या परसेप्शन बनाना चाहते हैं? जैसे मैं एक पत्रकार हूं, आप भी एक पत्रकार हैं। हो सकता है कि किसी जगह की रिपोर्टिंग करते समय उसमें कुछ बातें अच्छी भी हों, ठीक है, लेकिन उन अच्छी बातों को हम बॉक्स में रखते हैं, क्योंकि पत्रकारिता में क्या कहा जाता है, जो छुपाया जाए वो पत्रकारिता है, जो दिखाने की कोशिश की जाए वो विज्ञापन है। बहन जी ने छुपाया क्या? हल्का सा एक लाइन बोला कि बसपा सरकार, बीजेपी सरकार में मेरे घर पे ईडी, ये हल्की लाइन बोल करके निकल गई। भाषण की शुरुआत में ही 3 अलग अलग जगह पर आभार प्रकट किया गया। उस बात को छुपाया भी जा सकता था। कई जगह पर कुछ चीजें आपको ठीक भी लगती हैं, लेकिन जनता में परसेप्शन देने के लिए कि ऐसा ना लगे कि हम इनके साथ खड़े हैं, आप उस बात को छुपा सकती थी, लेकिन आपने दिल के उद्गार छुपाए नहीं। इसका मतलब आप संदेश भी देना चाहती थी कि नहीं, हम आभार व्यक्त कर रहे हैं, मतलब हम साथ हैं। इस बात को भी छोड़ दीजिए। मंच का अरेंजमेंट देखिए। मंच पर बहन जी, बगल में भतीजा, भतीजे के बगल में भाई, भाई के बगल में सतीश चंद्र मिश्रा, सतीश चंद्र मिश्रा के बगल में उमाशंकर सिंह। खत्म, पहली पंक्ति बसपा की। और आभार बकायदा मंच से व्यक्त किया गया कि हम सतीश चंद्र मिश्रा जी को खड़े करके हम आपके समाज का वोट चाहते हैं, आपको जिम्मेदारी दी गई है जोड़ने के लिए। बगल में बैठे थे उमाशंकर सिंह, उनको कहा गया जिम्मेदारी दी गई वोट देने के लिए। अब अगर मान्यवर कांसीराम साहब का परिनिर्वाण दिवस था, तो क्या मान्यवर कांसीराम साहब ने इसी तरह की पार्टी की, इसी तरह की राजनीति की, इसी तरह की बहुजन समाज की कल्पना की थी जो आपने मंच पे किया? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कोई राजनीतिक दल को ये नहीं कहना चाहिए कि मुझे ठाकुर ब्राह्मण का वोट नहीं चाहिए,
लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कोई राजनीतिक दल को ये नहीं कहना चाहिए कि मुझे ठाकुर ब्राह्मण का वोट नहीं चाहिए, लेकिन क्या आपको ओबीसी का वोट नहीं चाहिए? आपने कौन से आदमी को खड़ा करके कहा कि हमने इनके समाज से कहा है कि अपने समाज को जोड़ें? आपने कौन से धोबी समाज के, खटीक समाज के, नाई समाज के व्यक्ति को खड़ा करके कहा कि, जबकि बाबा कांसीराम साहब की तो राजनीति यही थी, समाज के उन तबकों से जिन्होंने कभी लखनऊ का मुंह नहीं देखा था, उन्होंने उन लोगों को विधानसभा में, विधान परिषद में भेज दिया। तो यानी कि आप राजनीतिक इबारत जो लिख रही थी उसमें आपने लगभग क्लियर कट कर दिया कि अब हमें यही राजनीति करनी। और सोशल मीडिया में जैसे मैं हूं, मेरी तारीफ जिस दिन मनुवादी और सामंती एक सुर में करने लग जाएं, समझ लो मैं बिक गया हूं। भाई आपका विरोधी आपकी तारीफ क्यों करेगा? आप सोशल मीडिया पे जरा टाइप करके देखिए कि महन जी की रैली की तारीफ कौन कर रहा है। बीजेपी और उसके घटक दल से जुड़े हुए तमाम लोग, राजभर से लेकर निषाद, बीजेपी के जो सहयोगी हैं, ये रैली से पहले ही माहौल बनाने लगे थे कि बहन जी से बड़ा कोई नेता नहीं है। और रैली खत्म होने के बाद आप ट्विटर हैंडल पर जाइए, सोशल मीडिया पर जाइए, एक मुझे बाइट निकाल करके देख लीजिए, दे दीजिए, मैं अपनी बात वापस ले लूंगा कि बीजेपी के किसी प्रवक्ता या नेता ने रैली का विरोध किया हो। तो सोचिए, आप सत्ता में है भारतीय जनता पार्टी, इधर भी, उत्तर प्रदेश में भी और केंद्र में भी, लेकिन आप सीधे आलोचना सपा की, कांग्रेस की और चंद्रशेखर भाई की, जो विपक्ष में बैठे। मतलब ये बात बिल्कुल जैसे बहन जी की कुछ बातों से एकदम सहमत हूं कि अभी इनको कांसीराम साहब याद आ गए, पहले नाम बदल दिया था, बिल्कुल सहमत हूं। आलोचना होनी चाहिए, लेकिन 80% आलोचना होनी चाहिए बीजेपी की, 20% में सबको समेटना चाहिए। लेकिन आपने क्या किया? 20% या 10% में बीजेपी को समेटा, 90% दूसरे पर हमलावर रही। मतलब आपने समाज को संदेश दिया कि अभी भी हमारा दुश्मन ये है, इनकी तरफ न जाओ, भले ही इनकी तरफ चले जाओ, भले ही। जी जी भाई यही तो मतलब हुआ। उमन लोग बहन जी की आलोचना नहीं करते, जो बहुजन अपने आप को कहते हैं पत्रकार, वो बहन जी की आलोचना नहीं करते, क्योंकि उससे धंधा मंदा पड़ता है। बहन जी के सब्सक्राइबर, बहन जी के चाहने वाले आपके वीडियो को कम देखेंगे, अनफॉलो करेंगे, आपको विरोधी मानने लगेंगे, लेकिन मैं धंधे की चिंता नहीं करता। इसलिए शायद अकेला व्यक्ति हूं जो अपनी जाति के नेता, चाहे अनुप्रिया पटेल हो, चाहे स्वतंत्र देव सिंह हो, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे बहन जी हो, और यहां तक कि जिस दिन चंद्रशेखर आजाद बहुजन के खिलाफ काम करेंगे, पहली आलोचना मैं ही करूंगा। मैं आलोचना में गुरेज नहीं करता, क्योंकि मेरे लिए ये चैनल, मेरे लिए ये समाज धंधे का विषय नहीं है। जो सही लगता है वो कहता हूं। तो आपका सवाल, अब जैसे ये भी परसेप्शन होता है कि हाँ, अपने लोगों की आलोचना नहीं होनी चाहिए, लेकिन जब अपने व्यक्ति में इतनी खामियां आ जाए कि जनता अंधभक्त होकर के उसको फॉलो करे, तो आपको सच्चाई सामने निकल करके आके बतानी पड़ेगी। इस मिशन को दरअसल जो अति नायकवाद है, इसने बर्बाद कर दिया। पहले हमने अपने नेताओं को राजा रानी की तरह ट्रीट किया। राजा है, रानी है, मतलब राजा या रानी अलग कुर्सी पर बैठेंगे, उस पर बैठेंगे, बाकी सारे नीचे बैठेंगे, उनका ओहदा अलग होगा, उनसे मिल नहीं पाएगा कोई, मिलने के लिए अलग सिस्टम होगा। मैं कहता हूं कि आज जो लोग चंद्रशेखर आजाद जी को भी पसंद कर रहे हैं, उन पर अंधविश्वास ना करें, अंधश्रद्धा ना रखें, आंख कान खोले करके रखें कि कोई व्यक्ति मूवमेंट के साथ गड़बड़ तो नहीं कर रहा है, क्योंकि ये बहुजन राजनीति किसी की बपौती नहीं है, ये समाज के दम पर खड़ी होती है। मैं जानता हूं किस तरह का समाज बेचारा, यहाँ जितने लोग आए थे वो ऐसे लोग हैं कि अपनी जेब से पैसा भी खर्च करेंगे, मिशन मूवमेंट में पैसा भी लगाएंगे, अपनी जेब से खाना भी खाएंगे। हम लोग जो पूरे प्रदेश में घूम के पत्रकारिता कर रहे हैं, आपस में चंदा जोड़ के डीजल डलवाते हैं, है ना, कि चलो कार्यक्रम कवर किए जाए, कैसे किए जाए, हर व्यक्ति का वही हाल है। इसलिए मैं कहता हूं कि नेताओं के साथ साथ जनता की भी जिम्मेदारी है। अगर जनता कहती है कि हमें नेता ना बिकने वाला चाहिए, तो जनता भी ना बिकने वाली होनी चाहिए। धन्यवाद। तो क्या लगता है कि आज जिस तरीके से आप कवरेज करने आप भी आए थे, तो क्या प्लस पॉइंट और क्या माइनस पॉइंट यहाँ पे आकलन किया है आपने? एक नई पार्टी के हिसाब से देखें तो कार्यक्रम अच्छा था इसमें, और थोड़ा सा बहुजन कॉन्सेप्ट जो रखने की कोशिश की गई वो भी थी, लेकिन लास्ट प्रबुद्ध सम्मेलन जितना बृहद होना चाहिए था उस तरह का नहीं था। क्योंकि मैंने तमाम प्रबुद्ध सम्मेलन कवर किए हैं, तमाम जगह पर मैं गया हूं। ये अंतिम प्रबुद्ध सम्मेलन था, सहारनपुर से शुरुआत हुई, आज 18वां। तो 18वें प्रबुद्ध सम्मेलन जैसी तैयारियां मुझे नहीं नजर। अच्छा, आप यहाँ पे आए तो आपको भी लगा होगा आज अंतिम प्रबुद्ध सम्मेलन हो, शायद कुछ शानदार होगा, कुछ नया देखने को मिलेगा। बिल्कुल, मैं ये सोच करके आया था। वजह ये थी कि चूंकि यही वो जगह थी जहां पर पुलिस ने सांसद चंद्रशेखर को नहीं जाने दिया था, कौशाम्बी नहीं जाने दिया था, यहाँ यमुना पार की घटना पर, यहाँ बवाल हुआ था, लोग जेल गए थे। तो मुझे लगा था कि बड़ी तैयारी की जाएगी,
और एडवोकेट्स को बड़े तौर पर बुलाया जाएगा, क्योंकि एडवोकेट्स का गढ़ है। यहाँ यूनिवर्सिटीज हैं, इलाहाबाद विश्वविद्यालय है, राज्य विश्वविद्यालय, मतलब तमाम इस तरह का शिक्षा का भी गढ़ है। लेकिन पहली चीज तो मैं चूंकि स्पष्ट बोलता हूं, आज पीसीएस का पेपर था, आज के दिन कार्यक्रम नहीं रखना चाहिए था, ये भी एक इसको चूक कह सकते हैं। और चलिए आज के दिन कार्यक्रम रखा था तो शहर से चूंकि दूर हो गया, वो किस वजह से हुआ वो यहाँ की टीम जाने, लेकिन और बृहद तरीके से इसको अंतिम जब हो रहा था तो अंतिम समापन थोड़ा सा बढ़िया तरीके से करना चाहिए था। अच्छा, अभी जो है बातें जो है तमाम बहुजन समाज के जो संगठन चलाते हैं, दिल्ली से लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस काफी संगठन के लोगों ने किया कि चंद्रशेखर जी को, मायावती जी को और जो बहुजन समाज के साथी हैं उनको एक मंच पे लाया जाए। इस चीज को आप कैसे देखते हैं? क्या एक मंच पे लाना ये बहुत अच्छी बात है? ये तो ये इसकी अगर कोई पहल कर रहा है तो ये बहुत अच्छी बात है। मतलब कुछ चीजें ऐसी होती है ना कि जैसे आपसे पूछा जाए कि क्या ऐसा जैसे तीन कोई विरोधी हैं तो किसी से भी पूछा जाए कि क्या ये लोग साथ में आ जाएं, अच्छा रहेगा? साथ में आना हमेशा अच्छा होता है, लेकिन इसके अब कौन आना नहीं चाहता कि उसके पीछे वजह क्या है, कौन किसी को बढ़ाना ही नहीं चाहता, वो सब अलग पहलू हैं। लेकिन जब भी सामान्य तौर पे किसी से पूछा जाए कि ये लोग साथ में आ जाएं तो अच्छी ही बात है भाई। इस समय जैसे बीजेपी मुख्य खतरा बनी हुई है, जो सत्ता में होता है आलोचना उसी की होती है, तो बीजेपी को हराने के लिए लोग अगर साथ में आ रहे हैं, आप हमसे पूछेंगे तो हम कहेंगे बहुत अच्छी बात है भाई, साथ में आ जाना चाहिए। लेकिन हर चीज जो दिखाई जाती है वो संभव नहीं होती। जैसे एक चीज से आप मेरी बात क्लियर हो जाएगी, कहा जाता है एक छतरी के नीचे आना, एक झंडे के नीचे आना, ऐसा कभी संभव नहीं होता, क्योंकि दो अलग अलग विचारधाराओं का क्लैश होता है। विचारधारा एक नहीं है। कांसीराम साहब का नाम जरूर लेते हैं लोग, लेकिन विचारधारा एक नहीं है। तो दोनों पार्टियां उसी विचारधारा पे चल रही हैं। कहाँ चल रही हैं? अब नाम कहने की बात रह गई है। ये बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की बात करते हैं, वो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय करते हैं। यानी कि तथागत बुद्ध का जो मेन स्लोगन था, जहां से पार्टी की शुरुआत हुई थी, वही वहां चेंज हो चुका है, पहली चीज। दूसरी चीज, उस मंच पर सतीश चंद्र मिश्रा को खड़े करके उमाशंकर सिंह को अग्रिम पंक्ति में रखा जाता है, यहाँ लास्ट पंक्ति तक नहीं रखा जाता है। कहां से एक हो जाएंगे? और एक की बात करना बेईमानी है। जो लोग, मैं नहीं कहना चाह रहा था, आप कहलवा रहे हो मुझसे, जो एक करने की बात कर रहे हैं, दरअसल जब दुकान कोई शटर ओपन करता है तो उसमें कुछ तो माल चाहिए। अब नई दुकान खोली है तो माल कहां से लाएं? तो माल यही है कि हम एक करने के लिए चल रहे हैं। माल है ये फैक्ट बात है। मुझसे कोई डिबेट कर ले इस बारे में कि कैसे दोनों पार्टियां एक विचारधारा की, नहीं है एक विचारधारा की, नहीं है, क्लियर कट कह रहा हूं कि नहीं संभव नहीं है। नहीं, विचारधारा ही खत्म हो गई तो अब क्या संभव है? विचारधारा ही खत्म है। जिसको लगता हो कि ये मिशन विरोधी बात कर रहा हूं वो लगे, लेकिन मैं व्यक्तिगत तौर पर कह रहा हूं कि इस समय बहुजन समाज पार्टी में मिशन नहीं बचा है। कैसे? सबसे बड़ा उदाहरण आपको दे देता हूं। मुझे ये उम्मीद थी कि मायावती जी उस रैली में कम से कम उन 4 मेडिकल कॉलेज के जिक्र जरूर करेंगी, जिन 4 मेडिकल कॉलेजों को मायावती जी ने अपनी सरकार के रहते हुए स्पेशल कंपोनेंट एक्ट के तहत एससी को विशेष रिजर्वेशन दिया था। अगर वास्तव में बहन जी इतनी बड़ी ताकत है कि वो 2 लाख 3 लाख 4 लाख की भीड़ इकट्ठा कर लेती हैं चुटकी बजाते हुए, अगर वो 4 लाख की भीड़ को, जो भी भीड़ वहां आई हो, उसको इशारा कर दें, एक बार इशारा कर दें और सरकार को ललकार देती वहां से कि 4 मेडिकल कॉलेज में हमारे एससी का रिजर्वेशन जो खत्म किया है, अगर 2 दिन के अंदर तुम ये घोषणा नहीं करते हो विशेष कानून बना करके, तो हम सड़कों पर उतर जाएंगे। सरकार की हालत खराब हो जाती। लेकिन सरकार को चुनौती कहां दी गई? हरिओम वाल्मीकि का नाम मुंह से नहीं निकल पाया। आप कहते हो विचारधारा एक है। सीजीआई, देश का सबसे बड़ा न्यायिक पद, उसके ऊपर जूता उछाल दिया गया, उसका नाम नहीं निकल पाया, आप कहते हो एक विचारधारा है। आप ही के मेडिकल कॉलेजों का नाम नहीं निकल पाया, आप कहते हो एक विचारधारा है। एनएफएस हो रहा है, आप ही ने अभी एनसीआरबी के आंकड़ों के हिसाब से कहा दलित एट्रिसिटी में इतना आगे है। तारीफ करने का तरीका होता है, मैं सिखा देता हूं, जो लोग अभी आलोचना करेंगे इस वीडियो की मेरे, उनको तारीफ करने का तरीका भी सिखा देता हूं। यद्यपि भारतीय जनता पार्टी ने टिकटों के पैसे का उपयोग इस पार्क के लिए किया हो, लेकिन ध्यान रखे कि हमारे दलित समाज पर जो अत्याचार हो रहा है उस पर बख्शूंगी नहीं, ये होता है तरीका। ये तरीका नहीं होता है कि इस पर आभार व्यक्त करती हूं। इतनी राजनीति मुझे भी समझ है, भले ही राजनीति नहीं करता हूं, पत्रकारिता करता हूं और ठोक करके करता हूं। इस हिसाब से नहीं करता कि मेरे लाइक कौन करेगा, सब्सक्राइब कौन करेगा, कौन नाराज हो जाएगा, कौन खुश हो जाएगा, किसकी सत्ता आ जाएगी। मैं सत्ता के लिए कभी काम नहीं करता, मैं हमेशा कमजोर का साथ देता हूं। और एक बात कह देता हूं, आपने विचारधारा की बात कही ना, ये किसका स्लोगन था ये कि अब रानी के पेट से राजा पैदा नहीं होगा? किसने कहा था? कांसीराम साहब ने कहा था, बाबा साहब ने भी इसी ढंग से बात कही थी। तो एक विचारधारा की पार्टी है। मायावती जी मंच पर खड़े होकर के
अपने पेट से ना सही, लेकिन अपने भाई की पत्नी के पेट से जन्म लिए हुए बेटे को कह रही हैं आज से ये तुम्हारा राजा है। कहा कि नहीं कहा? एक विचारधारा की पार्टी हो गई जो सुबह से शाम तक नारा रखते हैं कि अब रानी के पेट से राजा जन्म नहीं लेगा। ले तो लिया जन्म, और कैसे जन्म लेता है? विदेश से पढ़ के आया, बोला ये उत्तराधिकारी, जैसे कांसी राम साहब ने मुझे आप लोगों का उत्तराधिकारी बनाया, मैं इसको बनाती हूँ। ये बैलेट से आया है? वो कौन से संघर्ष से आया है? तो चंद्रशेखर आजाद, इंडिविजुअल अगर निष्पक्षता से कहूं तो चंद्रशेखर आजाद व्यक्तिगत तौर पर, भाई पत्रकार हूं लेकिन मैं वोट भी तो देता हूं, व्यक्तिगत तौर पर मुझे चंद्रशेखर आजाद इसलिए पसंद है क्योंकि मेरे टाइप का व्यक्ति है, जिसके घर में ना पेट्रोल पंप है, ना नाली, ना कोई बड़ा अधिकारी है जिसके घर में पैदा हुआ, ना जिसके घर में जेसीबी मशीन है, ना पोकलैंड मशीन है, ना खनन का काम चल रहा है। एक सामान्य प्राइमरी मास्टर के घर से पैदा हुआ व्यक्ति आज अपने संघर्षों के दम पर यहां तक पहुंचा है। दूसरी बात, बहन जी और चंद्रशेखर की तुलना होनी ही नहीं चाहिए क्योंकि वो 4 बार मुख्यमंत्री रही हैं। अगर कामों की कोई तुलना करता है तो वो 4 बार मुख्यमंत्री रही हैं। तुलना तब करना जब 1 बार मुख्यमंत्री बन जाएं। उनके 4 साल के काम, 4 बार के मुख्यमंत्री का कार्यकाल और इनके 1 बार के मुख्यमंत्री का 1 साल का कार्यकाल, उसकी तुलना करना, तब तुलना होगी। आज की तुलना करो, आज वो मुख्यमंत्री नहीं है लेकिन बड़ी पार्टी की सर्वे सर्वा है। आज उनके 1 साल का कार्यकाल मेहनत और चंद्रशेखर भाई के 1 साल के कार्यकाल की मेहनत देख लो, उस पर तुलना करके देख लो कि भाई किसने काम किया। अब वो वाला कार्यकाल गिनाते हैं लोग जिस समय वो मुख्यमंत्री थी। मैं खुद कहता हूं गर्व से कि बहुत अच्छा काम किया बहन जी ने, निश्चित तौर पर लॉ एंड ऑर्डर अच्छा था, लेकिन मेरे बहुजन समाज के भाइयों, आपका पसंदीदा क्रिकेटर 5 मैच में शतक मार दे, उसके बाद 100 मैचों में 0 पर आउट हो, तो सिलेक्टर उसको कितने मैचों में खिलाते रहेंगे? ये सोचते हुए कि 5 मैच में पिछले शतक मारा था, कब तक खिलाओगे? आप बताओ, खिलाओगे ऐसे खिलाड़ी? रिजेक्ट कर देंगे, अरे यार निकल लो। बताओ, आप खिलाओगे? नहीं खिलाएगा ना सिलेक्टर। तो ये भी नहीं कह रहा हूं कि डूबता हुआ जहाज है तो छोड़ के चले जाओ, ये नहीं कह रहा हूं, ये गलत कहते हैं लोग। डूबता हुआ जहाज है इसलिए मत छोड़ो, इसलिए छोड़ो क्योंकि विचारधारा खत्म हो गई है, इसलिए छोड़ो। बाकी अगर डूबता हुआ जहाज है और तुम्हारा घर है तो भी उसके संरक्षण तब तक करते रहो जब तक तुम्हारी सांस में कतरा है, लेकिन ये डूबता हुआ जहाज नहीं है, ये तुम्हारी विचारधारा को खत्म करने के लिए आज काम कर रहा है। बिल्कुल।